नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 1 पॉइंट की सीरीज शुरू करेंगे। इससे पहले आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, टाइप नंबर 0 पॉइंट की सीरीज अवश्य देखिए। इस क्लास में मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत गंभीरता से पढ़ाया है। निश्चित रूप से बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होती हैं, डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेकरिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है ना। बहुत बारीक चीज़ों को भी मैंने गंभीरता से एक्सप्लेन किया है। जरूर इस क्लास को देखिए, आप में बहुत परिवर्तन आएगा। टाइप नंबर 1 की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक फ्रैक्शन का यूज पूरी मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ पे है। निश्चित रूप से इस क्लास को आप पूरा देखते हैं तो आप में मैथमेटिक्स के प्रति लगाव हो जाएगा और ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। मैंने इस क्लास में वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करूंगा। इसमें मैंने 2 वीडियो को मर्ज किया है, 1.1 और 1.2 को मर्ज कर दिया है। मैं चाहता हूं कि चीज़ें थोड़ी सी विस्तार से हों और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हों, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग यदि कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए। हिंदी मीडियम में हमारा कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। आप लोग मात्र इतने कम फीस में कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास 1.1। अ मैन कैन डू 1/8 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 15 days। In how many days he can finish the total work and remaining work? क्वेश्चन है, एक आदमी किसी कार्य का 1/8वां भाग 15 दिन में करता है तो काम का कुल भाग तथा शेष भाग वह कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिएगा। 1/8 को पढ़ने का तरीका अभी हमने बताया था कि 8 टोटल है तो एक उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। टोटल वर्क किसी ने दिया आपको कि 8 काम आपको करना है, नीचे वाला क्या होता है, टोटल। किसी ने दिया कि आपको 8 काम करना है, आपने बोला कि मेरे से ये 8 काम नहीं हो सकता है, उसमें से ये वाला हिस्सा आप मुझसे करवा लीजिए। 8 में से एक हिस्सा आप करना चाहते हैं, एक हिस्सा करना चाहते हैं, तो एक हिस्सा करने में 1/8वां भाग, 8 का 1/8 1 होता है और एक हिस्सा करने में आप 15 दिन लगाते हैं। तो टोटल काम कितना दिन लग में करेंगे, 15/8 120 दिन में करेंगे। टोटल काम 8 है, उसका एक पार्ट 1 है, हिस्सा 1 है, तो बचा काम कितना, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। 8 में से 1 चला जाएगा तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 7। चूंकि एक काम आप 15 दिन में करते हैं तो 7 काम कितने दिन में करेंगे, 15 7 105 दिन में करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क करेंगे आप 105 दिन में, टोटल वर्क करेंगे आप 120 दिन में। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ 1/3 ऑफ ए नंबर इज 19 फाइंड दैट नंबर। किसी संख्या का 1/3 भाग 19 है तो वह संख्या बताएं। एक ऐसी संख्या आपको बताना है जिसका 1/3 निकाल दिया जाए तो 19 आ जाए। एक ऐसी संख्या आपको बताना है जिसका 1/3 निकाल दिया जाए तो उसकी वैल्यू 19 आ जाए। आपको ये वाली संख्या बतानी है। ये संख्या कौन सी है आपको बताना है, लेकिन 1/3 करने पे क्या आ जाए, 19 आ जाए। 1/3 को आपको समझना होगा। 1/3 का मतलब होता है 3 एक कंप्लीट नंबर है, उसका 1/3 1 होता है। 3 का 1/3 1 होता है। 3 टोटल नंबर है 3 टोटल नंबर है तो उसका 1/3
1 होता है। इसको पढ़ने का तरीका बढ़िया से सीख लीजिए, बहुत आसान बनाएगा मैथमेटिक्स को। 3 का 1/3 1 होता है। यदि 3 का 1/3 1 होता है तो 1/3 की वैल्यू यदि 19 कर दिया जाए तो रेशियो का रूल होता है कि 1 की वैल्यू 19 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 57 होगी। 57 वह नंबर है जिसका 1/3 करेंगे तो 19 आएगा। 57 एक ऐसी संख्या है जिसका 1/3 19 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ मैन टेक्स 1/5 पार्ट सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर आफ्टर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 360, फाइंड प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिए, अ मैन टेक्स 1/5 पार्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम, जोड़ लीजिए यहाँ पे, ऑफ अ सर्टेन सम इन 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर अमाउंट इज 360, फाइंड प्रिंसिपल। हिंदी में है, एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 1/5वां भाग साधारण ब्याज लेता है 1 साल में। यहाँ पे 1 साल में जोड़ लीजिए, 1 साल में। यदि 1 साल बाद का मिश्रधन 360 है तो मूलधन बताना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 1/5 को 1/5 को पढ़ने का तरीका सीखिए। 5 टोटल है, उसका 1/5वां भाग 1 होता है। देखिए 5 का 1/5 निकालेंगे तो 1 होगा। 5 रुपया आप किसी आदमी से उधार लिए हैं। यदि किसी आदमी से 5 रुपया उधार लिए हैं, मूलधन लिए हैं, तो वह आदमी आपको फ्री में नहीं देगा। उस पर 1/5वां भाग आपसे ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना, ब्याज लेता है। लिए हैं आप इतना, ब्याज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 साल में कंडीशन है कि 1/5वां भाग ब्याज देना पड़ेगा। यदि 1/5वां भाग ब्याज देते हैं तो आपको चुकाना पड़ेगा 6 रुपया। 5 रुपया लिए हैं, ब्याज के रूप में चुकाना होगा, तो आपको मिश्रधन कितना हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रधन, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग अमाउंट, इसको मिश्रधन बोलेंगे। हम ज़्यादा इंग्लिश पे ही फोकस करना चाहते हैं। अमाउंट मिश्रधन दे रखा है कितना? 360। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं ढंग से बता देता हूँ। 6 की वैल्यू 360 है, तो मैं बोलता हूँ कि 1 की वैल्यू कितना होगा। तो क्या करना होता है, 360 में 6 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू पता चल जाएगा। 6 की वैल्यू 60 गुना है। देखिए 6 की वैल्यू है 360, तो 1 की वैल्यू 360/6, 1 की वैल्यू हो जाएगी 60। इसलिए 6 की वैल्यू 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 6 5 30। आपने उधार लिया था 300 रुपया, इस पर 1/5 भाग ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका ब्याज हो जाएगा 60 रुपया। इसको आप 60 गुना कर देंगे तो भी ब्याज निकल जाएगा। 300 रुपया लिए हैं आप उधार, 1/5वां भाग ब्याज देना पड़ेगा, तो जैसे ही मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे मिश्रधन की प्राप्ति हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है? मूलधन, तो आपका आंसर 300 रुपया हो गया। मूलधन हो गया 300 रुपया। मूलधन में ब्याज जोड़ने से मिश्रधन की प्राप्ति होती है। कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जोड़ा क्यों गया है, तो भैया थोड़ा सा आपको अपना दिमाग बढ़ाना होगा कि जब आप उधार लिए हैं तो ब्याज जोड़ना पड़ता है। ब्याज जोड़ेंगे तभी अमाउंट आएगा। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं जोड़ेंगे कैसे पता चलेगा, तो दिमाग आज तक नहीं लगाए हैं तो अब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आइए देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ मैन टेक्स 1/3 सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर
इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज 225, फाइंड प्रिंसिपल। एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 1/3 भाग साधारण ब्याज लेता है। यदि 2 साल बाद का मिश्र धन 225 रुपया है तो मूलधन आपको बताना है। देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले आप 1/3 को समझिए। 1/3 का मतलब होता है 3 का 1/3 1 होता है। यदि आप 3 रुपया किसी को आप उधार देते हैं तो 1 साल का ब्याज होता है 1 रुपया, क्योंकि 3 का 1/3 1/3 1 होता है। यदि 1 साल में 1 रुपया मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। किस पे? 3 पे। देखिए 1 साल में 1 रुपया तो 2 साल में 2 रुपया, तो 3 रुपया आप उधार दिए हैं या लिए हैं तो आपको उधार इस प्रिंसिपल पर 2 रुपया ब्याज मिलेगा। यदि आप दिए हैं तो आपको 2 रुपया ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट हो जाता है, ब्याज का मतलब इंटरेस्ट हो जाता है। 3 रुपया दिए हैं, 2 रुपया ब्याज 2 साल में मिलेगा आपको, तो जो आदमी लौटाएगा वो आपको 5 रुपया लौटाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं। यदि आपने 3 रुपया उधार दिए हैं तो आपको 2 रुपया फ़ायदा मिलेगा, ब्याज के रूप में मिलेगा। 5 रुपया आपको पूरा जोड़ बटोर के मिलेगा। 5 रुपये की वैल्यू दे रखा है 225। देखिए अब आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि 5 से कितना गुना है। रेशो का रूल होता है कि देखिए 5 से कितना गुना है, तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, ये 45 गुना है। तो इसको भी हम लोग 45 गुना करेंगे। देखिएगा ये 45 कैसे आएगा, जब आप 225 में 5 से भाग देंगे। ये बार बार नहीं बताऊंगा। तो 45 तिहाई 135 रुपया होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को 135 रुपया उधार देंगे तो वो आदमी आपको 45 दूनी 90 रुपया ब्याज देगा। यदि 90 रुपया ब्याज देता है तो मूलधन और मिश्रधन मिलके, मूलधन और ब्याज मिलके मिश्रधन बनाता है। यदि आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्याज जोड़ना है, तो किसी आदमी को आप 10, 15, 20 हज़ार 1 लाख रुपया उधार दे के और 10-15 साल बाद उतना ही आप ले लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप किसी को उधार देते हैं तो उस पर कुछ आप उम्मीद करेंगे ब्याज की, कुछ एक्स्ट्रा धनराशि की। 3 रुपया उधार दिए हैं तो 2 रुपया ब्याज मिलेगा तो 5 रुपया आपको रिटर्न में मिलेगा ब्याज सहित। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹224 और शॉपकीपर लॉसेस 1/3 ऑफ सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड सीपी। किसी वस्तु को 224 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 भाग की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ध्यान से देखिएगा। पहले 1/3 को समझिए। 1/3 का मतलब होता है 3 एक ऐसी संख्या होती है जिसका 1/3 भाग 1 होता है। 3 रुपया में किसी वस्तु को आपने खरीदा है। मान लीजिए कि ये मार्कर खरीदा है आपने 3 रुपये का, और मार्कर आपने खरीदा मुखर्जी नगर से। जैसे ही आपने नेहरू विहार में आया तो मार्कर का ये टूटा हुआ था। तो मार्कर यदि आपने 3 का खरीदा है, इतने रुपये का खरीदा है, तो 3 रुपये का नहीं बिक पाएगा। इस पर आपको नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वस्तु को आपको बेचना पड़ेगा 2 रुपया। ये 2 रुपया एसपी कहलाएगा। कॉस्ट प्राइस, नुकसान, लॉस, सेलिंग प्राइस। देखिए खरीदा है बड़े अमाउंट में, नुकसान हो गया, मजबूरी में बेचना पड़ेगा 2 में, और 2 की वैल्यू दे रखा है कितना?
224 दे रखा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निक 4, ये 112 गुना है। रेशियो का रूल होता है कि ये यदि 112 गुना है तो क्रय मूल्य को भी 112 गुना करना पड़ेगा। 336 वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। नुकसान हो गया 112 रुपया। आंसर है आपका 336। घटाया क्यों गया है? नुकसान हुआ है। आप ही दिमाग लगाइए, यदि आपने वस्तु को 3 रुपया में खरीदा है और नुकसान हो जाएगा तो वस्तु को 4 में तो बेचेंगे नहीं। नुकसान का मतलब हानि माइनस करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 1320 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 3/8वें भाग का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1320 और शॉपकीपर गेन 3/8 पार्ट ऑफ CP, फाइंड CP। क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु को आपने खरीदा है, खरीदने वाले प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। खरीदा है आपने इतने में, उस पर लाभ हो गया है। मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा लाभ हो गया है। खरीदा है मार्कर को मान लीजिए इतने में और कुछ लाभ हो जाएगा तो हम बेचेंगे बहुत बड़ा अमाउंट में। मान लीजिए 10 रुपये में खरीदा हूँ, 2 रुपया मुझे लाभ मिल रहा है तो मुझे 12 रुपये में बेचना होगा। खरीदे हैं जितने प्राइस में उस पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है। तो क्रय मूल्य में, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य बनाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था क्रय मूल्य में से नुकसान को घटाएंगे तो वस्तु को बेचना होगा, विक्रय मूल्य आएगा। तो ये सब रटने की बात नहीं है, ये सब धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगी। 3/8वें भाग का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु को 8 में खरीदा है, 3 रुपया लाभ हो रहा है तो वस्तु को हम लोग 11 में बेचेंगे। 11 की वैल्यू दे रखा है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखा है। देखिए कैसे पता चलेगा कि 1320 आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि किसी वस्तु को बेचने से 1320 रुपया बेचने से, यानी कि विक्रय मूल्य की जगह पे, ये सब कॉमन सी बातें हैं। अब 11 से देखेंगे कितना गुना है। 11 कम 11, 2 बज के 11 दूनी 22, 120 गुना है। 11 से कितना गुना है उसको, क्रय मूल्य को भी हमें 120 गुना करना होगा। वस्तु को 960 में खरीदा गया था, कितना लाभ हो गया? 12×36। लेकिन जो पूछा है आपसे वो बताना है। क्रय मूल्य कितना होगा? तो 960 ही करेक्ट आंसर। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य की प्राप्ति होगी। विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखा है, क्रय मूल्य की वैल्यू आपको बताना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल और शॉपकीपर गेन 1/4 पार्ट ऑफ SP इफ CP इज कॉस्ट प्राइस इज 312 फाइंड SP। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 312 है तो विक्रय मूल्य बताएं। देखिए इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें था किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का था, पार्ट ऑफ CP था, क्रय मूल्य का हुआ करता था। लेकिन इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। बातों को समझिएगा। किसी वस्तु को आपने खरीदा है, उस पर लाभ हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, तभी तो आपने बेचा होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरी एक बात पे ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ
कि किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को आपने 12 रुपये में बेचा है, उसको पहले समझिए तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचने से आप खुश हो गए हैं, लड्डू लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को लड्डू बांट रहे हैं, खुश हो गए, इतना खुश हो गए हैं कि आप लड्डू बांट रहे हैं। किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचने से आप खुश हो गए हैं क्योंकि 2 रुपये का लाभ हो गया है। 12 रुपये में बेचने से 2 रुपये का लाभ हो गया है, तो वस्तु आपने कितने में खरीदा होगा? वस्तु कितने में खरीदा होगा? बिल्कुल 10 रुपये में। किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचने से 2 रुपये का लाभ हो गया है, इसका मतलब वस्तु 10 में खरीदी गई थी। समझ में आया है ना? वही हिसाब किताब यहाँ पे लगाना है। किसी वस्तु को बेचने से आपको विक्रय मूल्य का 1/4 लाभ हो गया है। सबसे पहले 1/4 को पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। 4 का 1/4 1 होता है। 4 एक ऐसी संख्या है जिसका 1/4 1 होता है। विक्रय मूल्य का एक ऐसी संख्या यहाँ पे भरिए जिसका 1/4 आसानी से निकल जाए। तो विक्रय मूल्य का यदि हम लोग 4 भरते हैं, 4 ही क्यों भरा? क्योंकि 4 का 1/4 1 आसानी से निकलता है। 4 का 1/4 आसानी से निकलता है। 4 रुपये में बेचने से 1 रुपये का लाभ हो गया है, तो वस्तु 4 रुपये में बेचने से 1 रुपये का लाभ हो गया है, इसका मतलब वस्तु 3 में खरीदी गई होगी। ये मत पूछिएगा कि लाभ हुआ है तो घटाया क्यों गया है, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना होगा। 4 रुपये में बेचने से 1 रुपये का यदि लाभ हो गया है, इसका मतलब वस्तु 3 में खरीदी गई होगी। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 312। ये कितना गुना है? 104 गुना है। 104 कैसे आएगा? जब आप 312 में 3 से भाग देंगे। 3 की वैल्यू जब इतना आई है तो आपसे 4 की वैल्यू पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। क्रय मूल्य दिया है 104 गुना, तो 1 की वैल्यू 104 आती है। जब 312 में 3 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आती है, इसलिए 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 416। यही हमसे पूछा गया है। तो इस फ्रैक्शन को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। यदि आप पढ़ने का तरीका आएगा तभी इसको कनेक्ट कर पाएंगे आने वाले सभी चैप्टर्स में। पर इस पे जो ट्रेनिंग का टाइप नंबर 1.1 है, इस पे बहुत सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया। और इस फ्रैक्शन को समझते हैं तो क्वेश्चन को हल करने का तरीका और सोचने का नज़रिया आपको बदल जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक्स मान के भी आगे टाइप में करना सीखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर लॉसेस 2/5 पार्ट ऑफ एसपी। इफ सीपी इज 490, फाइंड एसपी। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 2/5वें भाग की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य का 2/5 समझना पड़ेगा आपको। सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। विक्रय मूल्य का 2/5। सबसे पहले 2/5 को पढ़ना सीखना पड़ेगा, पढ़ने आना चाहिए। 5 का 2/5 2 होता है। यदि हम लोग 5 यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे 5 ही क्यों माना? यहाँ पे 5 इसलिए माना क्योंकि 5 का 2/5 2 होता है। 5 रुपये में बेचने से आप दुखी हो गए हैं, निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, रो रहे हैं, छत से कूदने की इच्छा कर रही है। 5 रुपये में बेचने से आप दुखी हो गए हैं क्योंकि 2 रुपये का नुकसान हो गया है। ठीक है, तो 5 रुपये में बेचने से आप दुखी हो गए हैं, 5 रुपये में बेचने से आपको छत से कूदने की इच्छा हो रही है, 5 रुपये में बेचने से आप आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि 2 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया है। इसका मतलब वस्तु आपने
7 में खरीदा था। बातों को समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे 23 रुपये में बेचने से 23 रुपये में बेचने से आप दुखी हो गए हैं, निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि 1 रुपये का नुकसान हो गया है। 23 रुपये में बेचने से 1 रुपये का नुकसान हो गया है। इसका मतलब वस्तु आपने 24 में खरीदा था। बेचने वाला प्राइस क्रय मूल्य दे रखा है 490, तो बेचने वाला प्राइस बताना है। देखिए 7 से कितना गुना है, 70 गुना है, तो बेचने वाला प्राइस कितना रहा होगा 350। रेशियो का रूल होता है कि ये यदि 70 गुना है तो इसको भी 70 गुना करना पड़ेगा। ये 70 कैसे आएगा, जब आप 490 में 7 से भाग देंगे। यदि ये 70 गुना होगा तो इसको भी 70 गुना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1/10 पार्ट ऑफ ए नंबर एडेड टू इट्स सेल्फ बिकम 2640, फाइंड दैट नंबर। किसी संख्या में उसी संख्या का 1/10वां भाग जोड़ देने से 2640 की प्राप्ति होती है, वह संख्या बताएं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक ऐसी संख्या आपको बताना है जिसमें इसी का 1/10 जोड़ दिया जाए तो 2640 की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, एक ऐसी संख्या आपको बताना है कि 1/10वां भाग जोड़ दिया जाए, इसमें 1/10 जोड़ दिया जाए तो हमें 2640 मिल जाए। सबसे पहले 1/10 को समझना होगा। 10 का 1/10 1 होता है। यदि आप यहाँ पे 10 मानते हैं, यहाँ पे 10 ही क्यों माना, क्योंकि 10 का 1/10 1 होता है। 10 का 1/10 1 होता है। 10 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका 1/10 आसानी से निकाल सकते हैं। 10 एक ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, जिसमें 1/10 जोड़ेंगे तो 11 की प्राप्ति होती है। 11 की वैल्यू दे रखा है, 11 दूनी 22, 11 44, 240 गुना है। 11 की वैल्यू यदि ज़्यादा है तो 10 की वैल्यू निश्चित रूप से छोटी रही होगी, 2400 रहा होगा। 2400 एक ऐसी संख्या है जिसका 1/10 निकालेंगे 240 होगा और 240 जोड़ेंगे तो 2640 की प्राप्ति होगी। तो इस क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका है। जब हम टाइप नंबर 6 को पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि इसको x से मान के कैसे करना है। जैसा कि हमने पीछे सब कुछ क्लियर करके सिर्फ मैं पढ़ाने पे फोकस करना चाहता हूँ। जो भी वीडियो के शुरू में 5 मिनट बताया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ 1/10 पार्ट ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड टू इटसेल्फ बिकम 720, फाइंड दैट नंबर। किसी संख्या में उसी संख्या का 1/10वां भाग हटा देने से 720 प्राप्त होता है, वह संख्या बताएं। देखिए एक ऐसी संख्या आपको बतानी है, इस संख्या के बारे में आपको नहीं पता है। एक ऐसी संख्या बतानी है, सॉरी ये पता है 720 प्राप्त होता है, ये संख्या आपको बतानी है। एक ऐसी संख्या बताइए जिसका 1/10 कुछ आए और घटा दे तो 720 हो जाए। 1/10 का क्या मतलब होता है, 10 का 1/10 1 होता है। यदि माना कि एक ओरिजिनल नंबर 10 है, यहाँ पे 10 ही क्यों माना, क्योंकि 10 का 1/10 आसानी से निकलता है। 10 का 1/10 1 होता है। यदि 10 में 1/10 घटाएंगे तो 9 की प्राप्ति होगी और 9 की वैल्यू दे रखा है। 9 8 72, ये 80 गुना है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 80 800 रही होगी। रेशियो का रूल होता है, इधर 80 से गुणा करेंगे तो इधर 80 से गुणा करना पड़ेगा। 80 का 1/10 80 होता है और 80 घटाएंगे तो 80 जो होता है 800 का 1/10 है और 1/10 घटाएंगे तो 720 होगा और यही हमसे पूछा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
देखिए क्वेश्चन है हमारा, शॉपकीपर एक्स सेल्स हिज आर्टिकल 2/5 पार्ट चीपर देन वाई। अ रेगुलर कस्टमर ऑफ वाई परचेज 240 रुपीज आर्टिकल फ्रॉम एक्स, हाउ मेनी रुपीज ही कैन सेव। क्वेश्चन है, शॉपकीपर दुकानदार एक्स कोई सामान वाई की अपेक्षा 2/5वां भाग सस्ता बेचता है। दुकानदार वाई का एक नियमित ग्राहक एक्स के यहाँ से 240 रुपये का सामान खरीदकर कितने रुपए की बचत कर सकता है। क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए कि आप ग्राहक हैं, मान लीजिए कि आप ग्राहक हैं और दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार ये है और ये दुकानदार ए है, बी है, तो इस पे जाएंगे या इस पे जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसके पास जाएंगे जो सस्ता बेचेगा, जो सस्ता बेचेगा उसी के पास आप जाएंगे। तो एक दुकानदार है वाई और एक दुकानदार है एक्स, तो दुकानदार वाई और एक्स है, तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सही, एक्स के पास जाएंगे, क्योंकि एक्स सस्ता बेच रहा है। किससे? वाई की अपेक्षा। कितना सस्ता बेच रहे हैं? 2/5वां भाग। 2/5 का क्या मतलब होता है कि 5 का 2/5 2 होता है। जो सामान यहाँ 5 का मिलता है, जो सामान यहाँ पे 5 का मिलता है, इसका 2/5, 2/5 कितना होगा? 2 रुपया होगा ना। 5 रुपया में यदि यहाँ पे मिलता है तो 2/5 2 रुपया, यह सस्ता बेचेगा तो 3 में बेचेगा। देखिए 5 का 2/5 2 होता है। जो सामान यहाँ 5 का मिलता है 2 रुपया सस्ता एक्स बेचता है, और एक्स की वैल्यू दे रखा है। जो सामान एक्स बेचता है 240 का, सबसे पहले तो जानना होगा कि वाई उस वस्तु को कितने बेचता है। तो 3 की वैल्यू आपको पता है, 3 और 8 24, 80 गुना है, तो इसको भी 80 गुना करना होगा। और 2 क्या है? बचत है। आप चाहें तो इसको, जो सामान यहाँ 5 का मिलता है 3 यहाँ पे मिलता है, तो 2 की बचत होती है। ये 80 गुना है, इसको 80 गुना करेंगे, बचत भी हमारी 80 गुना मीन्स 160 रुपये होगी। जो सामान यहाँ पे 400 का मिलेगा, वो सामान यहाँ 240 का मिलेगा। जैसे ही 400 में से 240 घटाएंगे, बचत हो जाएगी 160। देखिए जितना सरल तरीके से समझाया जा रहा है, वैसे सरलता के साथ आपको समझना भी है। इसको नोट करना है अपने कॉपी पे, नोट करने के बाद रिवीजन करना है। जितना साफ़ सुथरा मैं लिख रहा हूँ, इतना साफ़ सुथरा मैं लिख नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं अच्छा से लिख रहा हूँ, तो अच्छा से नोट्स बनाइए, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। हम जानबूझ के धीरे धीरे बोल रहे हैं, हम जानबूझ के शब्दों को रिपीटेशन से बच रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, कन्फ्यूजन ना हो। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, अ शॉपकीपर गिव्स 2/7 और शॉपकीपर गिव्स 2/7 पार्ट डिस्काउंट लिख लीजिए। और शॉपकीपर गिव्स, यहाँ पे डिस्काउंट लिख लीजिए, डिस्काउंट। और शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 2/7 पार्ट ऑफ MRP। और शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 2/7 पार्ट ऑफ MRP and sells his article at ₹450. Find MRP। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2/7वें भाग की छूट देता है और वस्तु को 450 रुपये में बेच देता है। अंकित मूल्य बताएं। एक नया शब्द आया है, अंकित मूल्य, समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं दुकान पे गया, मुझे एक शर्ट खरीदनी है। मुझे क्या खरीदना है? एक शर्ट खरीदनी है। तो जैसे ही मैंने दुकान में एंटर किया, एक दुकानदार बोलता है कि शर्ट की कीमत 2000 रुपये है। मैंने बोला कि कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, तो बोला कि 2000 रुपये की शर्ट है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो MRP का मतलब होता है, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली धनराशि। जितना बोला है उस पर छूट देगा,
और वस्तु को इतने में बेच देगा। MRP नया शब्द है। MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली धनराशि। 2/7वां भाग का मतलब देखिए, 2/7 का मतलब होता है 7 का 2/7 2 होता है। 7 का यदि 2/7 निकालेंगे ना तो कट जाएगा, 2 होगा। जैसे ही दुकान में एंटर किया, बोलता है कि 7 रुपये की शर्ट है, तो ये MRP बोला। क्या बोला? यहाँ पे 7 ही क्यों माना? क्योंकि 7 का 2/7 2 आसानी से निकलता है। 7 रुपया बोला, मैंने रिक्वेस्ट किया, 2 रुपया उसने डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। 7 रुपये वाली वस्तु को 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु को 5 में वो बेचेगा। और शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 2/7 पार्ट ऑफ MRP, और 5 की वैल्यू दे रखा है। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 450 रुपये में बेचता है, तो 450 यहाँ वाली वैल्यू दे रखा है। कोई स्टूडेंट पूछ देगा कि हम लोग 450 यहीं पे क्यों माने, तो 450 समझना पड़ेगा कि ये बेचने वाला प्राइस है। ये आपके जीवन में पहला प्रश्न था, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे आप कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, आपको ऐसे शब्दों से बार बार परिचित होना होगा। SP की वैल्यू दे रखा है 90 गुना, तो हम लोग MRP को भी 90 गुना करेंगे। 9 7 63, 630 इज करेक्ट आंसर। देखिए, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही भाषाओं में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। मैंने अपना स्टाइल हिंदी मीडियम में जैसे पढ़ाता था उसको चेंज कर दिया है। ये स्टाइल आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है ना? क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता नहीं हूँ, मैं एक बदलाव किया हूँ। मैं शब्दों के रिपीटेशन से बच रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो MRP जो होगा ना, बोलने में शर्ट की जो कीमत बोला था 630 बोला था, डिस्काउंट कितने का दिया? 180 का दिया। और जैसे ही MRP में से डिस्काउंट को घटाएंगे, MRP से छूट को घटाएंगे, SP निकलेगा। SP इज 450। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, 800 मीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में A B को 40 मीटर से हरा देता है। बताइए, 380 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में A B को कितने मीटर से हराएगा? इन अ रेस ऑफ 800 मीटर A beat B by 40 मीटर, देन इन द रेस ऑफ 380 मीटर A beat B by, मतलब ये देखिए क्वेश्चन है ना हमारा कि A और B में प्रतियोगिता होती है। A B से कहता है कि आओ हम लोग दौड़ का कंपटीशन करते हैं। B मना कर देता है कि मैं तेरे जितना नहीं दौड़ पाऊँगा। फिर भी इसके बार बार फोर्स करने से ये मान जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जितने समय में 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता होती है तो यह 40 मीटर से हार जाता है। जितने समय में यह 800 दौड़ने की क्षमता रखता है उतने समय में यह 40 मीटर से हार जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी प्रतियोगिता कराएंगे तो बड़े अंतर से हार जीत होगा। यदि हम इसको रेशियो में ब्रेक करें तो इसको 0 से 0 काटिए, 4 से काटिए। जितने समय में यह 20 दौड़ेगा उतने समय में यह 19 दौड़ेगा। जितने समय में यह 20 दौड़ेगा उतने समय में 19 दौड़ेगा। देखिए, जैसे मैं और आप हूँ और हम लोग दौड़ प्रतियोगिता करते हैं यहाँ से लेके मुखर्जी नगर तक। तो जैसे मुखर्जी नगर यहाँ पे पास में है तो हो सकता है कि आप मेरे से 10 मीटर पीछे हो जाए, लेकिन यहाँ से लेके हम लोग करोल बाग की दौड़ प्रतियोगिता कराएंगे तो बड़ी प्रतियोगिता कराएंगे ना, तो आपके और हमारे फासले में दूरियाँ बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि मुखर्जी नगर कम दूरी पे है तो हारने जीतने का फासला कम होगा। लेकिन जब बहुत बड़ी डिस्टेंस कवर करेंगे, यहाँ से लेके बनारस तक की दूरी को दौड़ के करेंगे तो डिस्टेंस का फासला हो जाएगा। यानी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है तो बड़े अंतर से हार जीत हो रही है। जब छोटी प्रतियोगिता कराएंगे तो हार जीत 1 से होगा, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 380 की प्रतियोगिता करानी है। यदि A जितने समय में 380 दौड़ेगा,
ये 19 गुना है, 19 गुना है, तो इसको भी हम लोग 19 गुना करेंगे। देखिए आपका आंसर तो यहीं से आ जाता, इसको 19 कर देते ना तो यहीं से आपका आंसर आ चुका है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये 380 दौड़ेगा 19 गुना, 19 कैसे आएगा, जब 380 में 20 से भाग देंगे 19 गुना, 19 गुने की प्रतियोगिता कराएंगे तो ये दौड़ेगा 361 और हार जीत हो जाएगा 19 से। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा टारगेट होता है कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, चिल्ला के ये बताना नहीं कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। जैसे ही हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के छोटे छोटे टुकड़ों के कराते हुए फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। पीछे बता चुका हूँ, तो मैं ये बोलने की आदत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, लेकिन मैं जो भी लैंग्वेज का प्रयोग करता हूँ पीछे वो सारे लैंग्वेज एग्ज़ाम की लैंग्वेज है। समझ में आया है? कभी भी मैं शुरू से लेकर अंत तक मैं क्वेश्चन करवाते जाऊँगा, लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है। लेकिन ये मुझे भरोसा है कि यदि इस रास्ते से आप चलते हैं तो एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड सीता इज 2:5। If Sita is 36 years older than Ram, then find the age of Ram after 5 years। राम और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। यदि सीता राम से 36 साल बड़ी हैं तो 5 साल बाद राम की आयु बताएं। ध्यान से देखिएगा, ये हो गए राम और ये हो गए सीता, ये हो गई सीता, इनका अनुपात दे रखा है 2:5। इस अनुपात को ध्यान से देखा जाए तो सीता जी बड़ी हैं राम से। कितना बड़ी हैं? इसमें 3 का गैप हो रहा है। इस 3 सीता बड़ी हैं, रेशियो का गैप 3 के बराबर है और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 36 साल बड़ी हैं। तो यहाँ पे आपको 36 लिखना होगा, क्योंकि गैप ये अंतर है, गैप है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस से ही तुलना होगा। ये 12 गुना है, तो राम की, क्योंकि यह प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो 3 बराबर 36 है, 12 गुना है, तो इसको भी 12 गुना करेंगे तो 24 साल के राम जी होंगे वर्तमान में। वर्तमान में राम यदि 24 साल के होंगे तो 5 साल बाद राम जी हमारे 29 साल के होंगे, है ना। 5 साल बाद की आयु पूछा है। यदि पूछता है कि सीता 5 साल बाद कितनी होंगी, तो 12 5 60 में आपको 5 जोड़ना होगा, 65 साल के होंगे। तो बहुत तुच्छ क्वेश्चन है, इसका सलूशन भी हमने तुच्छ तरीके से बता दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 480 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बंटवारा करें कि बी को मिलने वाला धन ए से 2/5वां भाग अधिक हो। दोनों का धन अलग अलग आपको बताना है। ₹480 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट बी गेट्स 2/5 पार्ट मोर देन ए, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी में कुछ पैसा का बंटवारा करना है। ये पैसा और ये पैसा मिल के 480 हो जाता है। 480 में से कुछ इसको देना है, 480 में से कुछ इसको देना है, लेकिन कैसे देना है? 2/5वां भाग ज़्यादा देना है। 2/5 को पढ़ने का तरीका होता है कि 5 का 2/5 2 होता है। यदि हम लोग इसको 5 देते हैं, यहाँ 5 ही क्यों माना? क्योंकि 5 का 2/5 आसानी से निकल जाता है। 5 का 2/5 आसानी से 2 निकल जाता है, तो 5 इसको मानेंगे, तो 2/5वां भाग ज़्यादा देंगे, यानी कि 2 हिस्सा ज़्यादा देंगे, तो इसको हमें 7 देना पड़ेगा। इसको 5 देंगे, इसको 7 देंगे, तो टोटल मिलके 12 बनाएगा।
हम लोग 12 क्यों किया पिछले क्वेश्चन में, अंतर क्यों निकाला था, ये धीरे धीरे आपको अपनी समझदारी को बढ़ाना होगा। टोटल से हम लोग कंपेयर करेंगे। टोटल की वैल्यू 12 चौक 48, 40 गुना है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 200 और बी की जो वैल्यू होगी 4 सत्ते 28, 280 होगी। टोटल दिया हुआ है तो 5 और 7 को हमने 12 किया। 2/5वां भाग ज़्यादा यानी कि 2 हिस्सा इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा 1024 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बंटवारा करें कि बी को मिलने वाला धन ए से 2/5वां भाग कम लिख लीजिए, कम हो, 2/5वां भाग कम हो, कम लिख लीजिए यहाँ पे, कम हो। 1024 रुपीज़ डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट बी गेट्स 2/5 पार्ट लेसर देन ए। फाइंड द शेयर ऑफ ए बोथ, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। दोनों का धन अलग अलग बताना है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी में पैसों का बंटवारा करना है, इसको कुछ देना है, इसको कुछ देना है और दोनों पैसा मिलके 1024 बनाता है, 1024 बनाता है। कैसे देना है, 2/5वां भाग बी को कम देना है। 2/5 का मतलब होता है 5 का 2/5 2 होता है। यदि हम लोग इसको 5 देंगे तो 5 का 2/5 2 होता है, 5 का 2/5 2 होता है। यही 2 रुपया कम करके बी को देना होगा। जैसे ही 2/5 घटाएंगे तो 5 का 2/5 2 होता है, वही घटाएंगे तो यहाँ को 3 देना पड़ेगा। इसका धन और इसका धन टोटल 8 बनाता है, क्योंकि टोटल का ही तो हमें बंटवारा करना है। इसको देंगे 5, 2/5वां भाग 2 हिस्सा इसको हम लोग कम कर देंगे, 8 का बंटवारा करेंगे। लेकिन 8 के बजाय 8 से बहुत ज़्यादा कितना गुना, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, ठीक है, 6 बच गया। देखिए 8 एकम 8 क्या बच गया, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 6 बच गया, 8 अठे 64, ये 128 गुना है। यदि आपको ऐसे निकालने नहीं आता है तो 1024 में आप 8 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू 128 निकलेगा। लेकिन हमें तो 5 की वैल्यू बतानी है, इसका हिस्सा 5 है तो 128, 5 640। इसकी जो वैल्यू होगी 128 को 3 गुना करेंगे तो 384 होगा। देखिए इसका आप 2/5 निकालिए और घटाइए, 384 आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 343 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बंटवारा करें कि बी को मिलने वाला धन ए का 2/5वां भाग हो। दोनों का धन अलग अलग बताएं। क्वेश्चन है ₹343 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट बी गेट्स 2/5 पार्ट ऑफ ए। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी में कुछ पैसों का बंटवारा करना है। इसको दे दिया कुछ, इसको दे दिया और दोनों मिलके कितना बना दिया, 343, ठीक है। 343 में कुछ इसको देना है, 343 में कुछ इसको देना है, लेकिन कैसे देना है। 2/5वां भाग हो बी का धन, बी का धन 2/5वां भाग हो तो इसको पढ़ने का तरीका ही होता है कि 5 का 2/5 2 होता है। यदि हम लोग 5 इसको देंगे तो 2/5वां भाग हमें बी को देना पड़ेगा, क्योंकि 5 का 2/5 कट जाएगा तो 2 बचता है। यदि कहता कि 2/5वां भाग अधिक हो तो यहाँ पे 7 करते, 2/5वां भाग कम कहता तो 5 में से 2 घटा के 3 करते, लेकिन 2 सीधे सीधे बोल रहा है कि 2/5वां भाग हो तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। तो टोटल हो जाएगा कितना, 7, और 7 से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। 7 चौक 28, 7 9 63। ये 49 कैसे आया है आप समझ में आ गया होगा। ये 49 अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 98, इसको मिलेगा
और 49 से गुणा कर देंगे तो 49 पाँच 245 इसको मिलेगा। 2/5वां भाग इसको मिलता है। इन छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट आसानी से और जल्दी सॉल्व हो सके। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा 625 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बंटवारा करें कि बी को मिलने वाला धन कुल धन का 2/5वां भाग हो। दोनों का धन अलग अलग बताएं। 6 to 5 rupees divided between A and B such that B gets 2/5 part of total sum. Find the share of each. देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बस मैं आपको कुछ बदलना चाहता हूँ। ये A है और B है, कुछ पैसा इसको देना है, कुछ पैसा इसको देना है और जो टोटल सम है ना वो 625 है। लेकिन हमें कैसे बंटवारा करना है इसको समझना है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं ऐसे। टोटल का 2/5 निकालिए, ठीक है ना। टोटल का 2/5 बी की जगह पे पटक दीजिए, रख दीजिए। इसका बी की वैल्यू आ जाएगी 5 कम 5, 5 दूनी 10, 125 गुना है तो 125 को 2 से गुना करेंगे तो 250 यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं उसको समझिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी जगहों पे हमें ऐसी कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। देखिएगा कुल धन का 2/5, यदि 5 कुल धन है, कुल धन 5 है तो 5 का 2/5 2 इसको देना होगा। तो 5 में से यदि 2 इसको दे दिया तो 5 में से 3 हमें इसको देना पड़ेगा। यदि कुल धन 5 है, कुल धन 5 है तो 5 का 2/5 अभी आपको बताया था बचपन में 2 होता है तो 2 का इसको दे दीजिए और बचा हुआ धन किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। फिर से समझा देता हूँ। कुल धन का 2/5, कुल धन का 2/5 का मतलब है 5 कुल है तो 2 इसको देना होगा तो 3 इसको देना पड़ेगा, 3/5। समझ में आया है ना। इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे तो टोटल हमारा 5 हो जाएगा और 5 की वैल्यू दे रखा है। कितना गुना, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 125 से इधर गुणा करेंगे 250 हो जाएगा, 125 से इधर गुणा करेंगे तो 375 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन हमें कुछ आगे इससे काम लेना है, कुछ चीज़ों को कनेक्ट करना है, इसीलिए करवाया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा 8 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B। फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड B। A का 8 गुना धन B के 3 गुने धन के बराबर है। दोनों के धन का अनुपात बताना है। देखिएगा क्वेश्चन ये है ना कि A को क्या ऐसा दिया जाए, A को ऐसा क्या दिया जाए, यहाँ पे आपको नहीं पता है। B को ऐसा क्या दिया जाए कि A का 8 गुना कर दिया जाए और B का 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को अटैक करने के लिए पहले समझिए A का 8 गुना B के 3 गुने के बराबर है, बराबर है। A का 8 गुना B के 3 गुने के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, A रेशियो लगाए, बराबर की जगह पे रेशियो लगाइए। जब बराबर होगा तभी 3 को इधर भेज दीजिए और 8 को इधर भेज दीजिए, तभी आपका ऐसा होगा कि 3 का 8 गुना करेंगे ना, A को आपने दे दिया 3, तभी 8 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और B को दे दिया आपने 8 तो 3 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, तुरंत पलट देना है। बराबर को जब बराबर हो तभी पलटना है। समझ में आया ना, बराबर होगा तब। ये क्यों पलटते हैं समझिए। A का 8 गुना B के 3 गुने के बराबर है तो A को चरणों में
जब b को इधर लाते हैं ना तो ये बटे, वहाँ गुणा होता है तो यहाँ बटे में चला जाता है, और 3 के चरणों में 8 चला जाएगा। तो a का मतलब 3 और b का मतलब 8। तो कभी भी बराबर रहेगा ना, कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, यानी 3 को इधर कर देंगे, 8 को इधर कर देंगे। ठीक है, इसी को यूज हम लोग 3 लोगों में, 4 लोगों में करेंगे। फिलहाल इस पे एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ 5 मैंगो इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 7 ऑरेंजेस। अ मैन परचेज 30 ऑरेंजेस इन रुपीज़ 450। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 मैंगो। 5 आम का भाव 7 संतरों के बराबर है। एक आदमी 450 रुपये में 30 संतरे खरीदता है। एक आम का भाव बताएं। बातों को समझिए। सबसे पहले तो दिमाग दौड़ाइए कि जितने पैसे में आप 5 आम खा सकते हैं, जितने पैसे में आप 5 आम खा सकते हैं, उतने पैसे में 7 संतरे खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि महंगा कौन है। बिल्कुल, सबसे पहले आप समझिए कि महंगा कौन है। जितने पैसे में 5 आम खा सकते हैं, उतने पैसों में 7 संतरे खा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आम का भाव है वो महंगा है। मैंगो ऑरेंज, 5 मैंगो खा सकते हैं, तो मैंगो का भाव ही नहीं पता है कि एक मैंगो है कितने का। उतने ही पैसों में आप 7 संतरे खा सकते हैं, तो संतरे का प्राइस ही नहीं पता है। तो जब ऐसी बात होती है तो जो प्राइस का अनुपात होगा ना, वो 7:5 होगा। अभी बताया था ना कि यहाँ पे 7 आम खाएंगे तो 5 के भाव से 35 रुपया खर्चा आएगा। ऑरेंज 5 रुपया के भाव से खाएंगे तभी 35 रुपया खर्चा आएगा। इसका मतलब है कि 5 आम का भाव 7 संतरों के बराबर है। इसका मतलब आम का भाव, एक आम 7 रुपये का मिलता है, तो एक संतरे 7 रुपये का मिलता है। ठीक है, ये प्राइस का अनुपात है। ये क्या है? प्राइस का अनुपात है। एक आदमी 450 रुपया में 30 संतरे खाता है, तो एक संतरे कितने का खाता होगा? 15 रुपये का। तो ये प्राइस का अनुपात है, लेकिन वास्तव में संतरे का, एक संतरे का जो प्राइस है ना, वो 15 रुपया है। रेशियो हमारा ऐसा है, लेकिन वास्तव में हमारा ऐसा, ये 3 गुना है। तो एक आम का भाव 21 रुपया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन में, आसान बना देगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपने दिमाग में रखना हो। जो काम हम लोग 2 लोगों में किए हैं, वही काम अब हम लोग 3 लोगों में करेंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस 3 लोग जुड़ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि A/B = 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 5 है। B/C = 7/2। तो आपसे पूछ सकता है कि ABC का अनुपात क्या होगा या AC का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, इसके 3-4 तरीके होते हैं, मैं सारे तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका ABC लिख देना है आपको। AB 3-5 है, तो यहाँ पे 3 और 5 लिख देना है। BC 7 और 2 है, तो 7 और 2 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी मैं बताता हूँ कि क्यों हम लोग इस पड़ोसी को आपको यहाँ भरना है और इस पड़ोसी को आपको यहाँ भरना है। क्यों भरना है अभी मैं बताता हूँ, फिलहाल सीख लीजिए। AB 3-5 लिख देना है, BC 7 और 2 लिख देना है। इस पड़ोसी को यहाँ भरना है, इस पड़ोसी को यहाँ भरना है, फिर गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 5 × 2 = 10। यही आपका आंसर है। देखिएगा, AB लिखा, BC लिखा, इस पड़ोसी को भरा। क्यों भरा मैं खोल के बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखिए, जैसे यदि हम लोग यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 कहेगा कि हमको भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। यदि 7 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 कहेगा कि मुझे भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। या ये तरीका है, यहाँ पे b कॉमन है ना, b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू को आप बराबर कर लीजिए, क्योंकि b की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी। 7 और 5 का एलसीएम 35 होता है, इसमें 7 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसको 7 से गुणा करके इसको 5 से गुणा करके हम लोग बराबर करेंगे b की वैल्यू को। रेशियो का रूल होता है कि इसमें यदि 5 से गुणा करेंगे तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 7 से गुणा किया गया है तो इधर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। a की वैल्यू 7 तिहाई 21 होगा, b की वैल्यू 7 5 35 होगा, a की वैल्यू चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू 7 तिहाई 21, b की वैल्यू 7 5 35 और c की वैल्यू 5 दूनी 10। देखिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। मैं सारे तरीके बताना चाहता हूँ ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन मिले आपको करने में सहजता का अनुभव हो। a b और b c दिया हुआ है, यहाँ पे 3 5 है और यहाँ पे 7:2 है, तो b की वैल्यू को यहाँ पे बराबर कर लीजिए, 35 होता है। 7 और 5 का एलसीएम लीजिए, 35 होता है। इसमें 7 से गुणा करेंगे तभी तो ये 35 बनेगा, तो इधर भी आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 5 से गुणा करने पे 35 बन रहा है ना, ये 35 कहाँ से आया था, 5 और 7 का एलसीएम, इसमें 5 से गुणा करके 35 बन रहे हैं, तो इधर भी 5 से गुणा करना होगा। a b और c, a की वैल्यू 21, b की वैल्यू 35 और c की वैल्यू 10। पूछेगा कि a और c कितना होगा, तो 21 और 10 हो जाएगा, 21 और 10 हो जाएगा ac। abc पूछेगा तो 21 35 और 10। तो ये तरीके होते हैं, इसको हम लोग 3 लोगों में 4 लोगों में आगे हम लोग सीखेंगे। इसको यूज करके हम 2-3 क्वेश्चन बोलते हैं, उसको खुद से पहले करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम लोग पीछे 2 लोगों में पढ़ चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट को मैं 3 लोगों में यूज करने। देखिए क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान सा प्रश्न। ए बी तथा सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। बी इन्वेस्ट 1/3 मोर देन ए while C invest 1/6 part lesser than B. If profit after 1 year is 620, find the profit share of each. A, B तथा C मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। B A से 1/3 अधिक पूंजी लगाता है, जबकि C B से 1/6 भाग कम लगाता है। यदि 1 साल बाद कुल लाभ 620 रुपये का रहा है तो ए का लाभांश बताएं। देखिए हमें रेशियो बनाना होगा ए बी और सी में। ये जो छोटा सा क्वेश्चन है ये एक चैप्टर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक छोटा सा चैप्टर होता है, उसका सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन है। इसका रूल होता है कि 2 लोग 3 लोग एक साथ बिजनेस प्रारंभ करते हैं, तो जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। जो ज़्यादा पूंजी लगाएगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पूंजी लगाएगा उसको कम लाभ मिलेगा। ये 1/3 अधिक लगाता है। 1/3 का मतलब है 3 का 1/3 1 होता है, यानी ये 3 रुपया बिजनेस में लगाता है तो उसका 1/3 1 रुपया ज़्यादा बी लगाता है। बी का धन ए से 1/3 ज़्यादा है तो 3 इसको मानेंगे, तो 3 का 1/3, यहाँ पे 3 ही क्यों माना, क्योंकि 3 का 1/3 आसानी से निकलता है 1। 1/3 ज़्यादा करेंगे 4 हो जाएगा। सी की पूंजी बी से 1/6 भाग कम है। 1/6 का मतलब है 6 का 1/6 1 होता है,
6 इसको मानेंगे तो 1/6वां भाग 1 होता है, कम लगाता है घटा देंगे। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो सीधे दिखाई देगा 36 18 यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस में नहीं है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो यहाँ पे 4 भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 6 = 24 हो जाएगा। जो ज़्यादा पूंजी लगाया है उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पूंजी लगाएगा उसको कम मिलेगा। ये 9 रुपया इसको मिलेगा, इसको 12 रुपया मिलेगा, तो इसको 10 रुपया मिलेगा। देखिए एक ऐसी संख्या जो तीनों को काटे, जैसे 2 × 9 = 18, 2 × 12 = 24 और 2 × 10 = 20। एक ही संख्या से तीनों को काटते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसको आप 2 से काट दें, इसको 6 से काट दें, इसको 5 से काट दें, ऐसा नहीं होता है। इसको काटने के लिए सिर्फ एक ही संख्या का चुनाव करना होता है। 9 12 10 ए और बी सी में 9 12 और 10 में बंटवारा करना है। 12 9 21 और 21 10 31। यदि हमें 31 रुपये का टोटल प्रॉफिट होता तो इसको 9 मिलता, इसको 12 मिलता, इसको 10 मिलता, लेकिन टोटल प्रॉफिट है हमारा 620। ये 20 गुना है तो इसको हम लोग 20 गुना करेंगे, इसको मिलेगा 180। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। पूछता कि बी को कितना मिला, तो इसको हम लोग 20 गुना करते तो 240 हो जाता। सी का पूछता तो 20 × 10 में 200 मिल जाता। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 3 लोगों का है, और इसको जो चैप्टर क्वेश्चन लिया गया है ये हमारा लिया गया है, छोटा सा चैप्टर होता है पार्टनरशिप। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन अ रेस ऑफ 800 मीटर ए बीट बी बाय 40 मीटर एंड इन द रेस ऑफ 500 मीटर बी बीट सी बाय 5 मीटर, देन इन द रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट सी बाय। 800 मीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है, जबकि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। बताइए 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। बातों को समझिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2 लोगों में एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। ए और बी में दौड़ होता है, बी मना कर देता है कि मैं तेरे साथ नहीं दौड़ूंगा क्योंकि तू बहुत फास्ट दौड़ता है। बी के ए के बार बार फोर्स करने पे बी मान जाता है। जितने समय में ए 800 दौड़ने की क्षमता रखता है उतने समय में यह 40 मीटर कम दौड़ पाता है। 40 मीटर से हार जाने का मतलब है 760 दौड़ता है। इसको काटेंगे तो 20:19 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 20 चौके 80 और 19 चौक 76। ये आपको कट करने आना चाहिए, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, है ना। जितने समय में यह 20 दौड़ता है उतने समय में यह 19 दौड़ने की औकात रखता है। बी और सी में दौड़ प्रतियोगिता होती है तो जितने समय में यह 500 दौड़ता है, बी 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में बी सी को 5 मीटर से हराता है। इसका मतलब है कि सी 495 दौड़ता होगा। इसको कट करेंगे 100 हो जाएगा। इसको कट करिए 5 9 45, 5 9 45। एक संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके 5 होगी, 5 से हमने भाग दे दिया। तो बी और सी का हम लोग रिलेशन जानते हैं, 100:99 होगा। इसको पढ़ने का तरीका, यहाँ पे हम लोग 100 भरेंगे। ये जितने समय में 2000 दौड़ने की औकात रखता है उतने समय में यह गुणा करेंगे 1881 दौड़ने की क्षमता रखता है। इसका आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। पढ़ने का तरीका सीख लीजिए। जितने समय में 2000 मीटर दौड़ता है उतने समय में सी 1881 दौड़ता है। लेकिन हमको प्रतियोगिता 2000 की नहीं करवानी है, हमें करवानी है 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता। हमें प्रतियोगिता 2000 की नहीं करवानी है, हमें प्रतियोगिता 1/10 की करवानी है। मतलब एक छोटी सी दौड़ करवानी है 200 मीटर की। आप जहाँ बैठे हैं आपके वहाँ तक, दुकान तक। तो जितने समय में यह 1/10वां भाग 200 दौड़ेगा, इस रेशियो को भी हम लोग 1/10 करेंगे। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं।
देखिए इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4000 होगा, तो इसको भी 2 से गुणा करना होगा। लेकिन रेशियो को यदि हम लोग इसको 1/10 कर रहे हैं ना, तो इसको भी 1/10 करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 6:4 है, तो इसको यदि 2 से भाग देंगे ना, तो इसको भी 2 से भाग देना होगा। वही बात हम लोग कर रहे हैं कि जितने समय में यह 1/10वां भाग दौड़ेगा। अब कोई पूछ सकता है कि 1/10 कैसे आएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे 4000 होता तो 2000 से गुणा करते तो 2 से 2 गुना होता, तो 200 में आप 200 से भाग देंगे ना, तो 1/10 आएगा। तो ये कितना दौड़ेगा, 1/10 से भाग देंगे तो 1881, 188.1 दौड़ेगा। हमें पूछा है कि कितने हार जीत कितने से होगा, तो यहाँ पे आप लोग को गैप निकालना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हैं, 2000 में 1881 को घटाइएगा, 119 होगा। यदि हम लोग 1/10वां की प्रतियोगिता कराते हैं, ये 188 दौड़ेगा 0.1, तो ये उसको भी हार जीत का जो फासला होगा ना 1/10 होगा, 11.9 होगा। बहुत सारे लोग दशमलव की वजह से थोड़ा सा परेशान हुए होंगे, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, सब हो जाएगा धीरे धीरे। ये पहला क्वेश्चन 11.9 दिखाई दे रहा है ना, 11.9 है ये। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान प्रश्न है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को मैं नहीं बोलूँगा कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे एग्जाम में आए हुए होंगे, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुकानदार X कोई वस्तु दुकानदार Y की अपेक्षा 1/10वां भाग सस्ता बेचता है, लेकिन Z की अपेक्षा 1/10वां भाग महंगा बेचता है। दुकानदार Y का एक अस्थाई ग्राहक Z के यहाँ से 180 रुपये का सामान खरीदकर कितना रुपया बचा सकता है। शॉपकीपर X sells his article 1/10 part cheaper than Y, while 1/10 part dearer than Z. A regular customer of Y purchase 180 rupees article from Z. How many rupees he can save? देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है X, यदि आप 3 दुकानदार हैं आपके विकल्प में, तो आप वहां पे जाना पसंद करेंगे जहां पे चीजें सस्ती मिलती हैं। दुकानदार X है, वो सस्ता बेचता है Y की अपेक्षा। कितना सस्ता बेचता है, 1/10वां भाग। 1/10 को पढ़ने का तरीका होता है कि 10 का 1/10 1 होता है, यानी जो सामान यहाँ पे 10 का मिलता है उसका 1/10वां भाग अर्थात एक हिस्सा ये सस्ता बेचता है, ये 9 में बेचता होगा। 1/10वां भाग सस्ता बेचता है, तो जो सामान यहाँ 10 का मिलता है वहाँ पे यह सामान 9 रुपये का मिलता है। तो आप दुकानदार होंगे तो निश्चित रूप से X के पास जाएंगे। लेकिन X की खास बात यह है कि Z की अपेक्षा लिखा हुआ है, लेकिन Z की अपेक्षा 1/10वां भाग महंगा बेचता है। तो 1/10 का पढ़ने का तरीका होता है कि 10 का 1/10 1 होता है, और वही 1 रुपया X महंगा बेचता है Z की अपेक्षा। यहाँ पे आप 9 भरेंगे, बता दिया हूँ पहली क्लास में। यहाँ पे आप 11 भरेंगे, बता दिया हूँ। 10 9 90, जो सामान Z के यहाँ 90 रुपये का मिलता है वही सामान X के यहाँ से 99 रुपये का मिलता है। वही सामान Y के यहाँ 110 का मिलता है। यदि आप दुकानदार होंगे तो निश्चित रूप से आप Z के पास जाएंगे, क्योंकि जो सामान Y के यहाँ 110 का मिलता है वही सामान Z के यहाँ 90 रुपये का मिलता है। तो यहाँ वाला ग्राहक यहाँ जाएगा तो 20 रुपया बचा सकता है। 20 कैसे आया है, 110 में से 90 को घटाएंगे। देखिए यदि हम जो सामान यहाँ 110 का मिलता है वह सामान यहाँ पे 90 का मिलता है,
लेकिन यहां वाला ग्राहक यहां जाके 90 की बजाय 180 रुपए का सामान खरीदा है, यानी कि मार्केटिंग ज़्यादा करेगा तो बचत भी हमारी ज़्यादा 40 रुपये की होगी। यदि यहाँ पे 180 का मिलता है, इस रेशियो को 2 गुना करना पड़ रहा है, तो वो सामान यहाँ पे 220 का मिलेगा। आप चाहें तो इसका अंतर निकाल लीजिए, 40 रुपया आएगा। तो जितने भी चीज़ें हम आगे पढ़ाने वाले हैं वो पीछे के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड हैं, तो आप पहली क्लास को जरूर देख के नोट जरूर बनाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा A/C = 2/3, B/C = 5/11। आपसे पूछ सकता है कि ABC का अनुपात क्या होगा या AB का अनुपात क्या होगा, और इसको यूज करके लैंग्वेज बना के क्वेश्चन भी बोल देगा, आपको पकड़ना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आपको अटैक करना है। A/C पहले लिख लीजिए, 2 और 3 लिख लीजिए, ठीक है ना, 2 और 3 लिख लीजिए। A और C में दोस्ती है, A और C में दोस्ती है, तो A और C को आप दोस्ती में रख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद C की दोस्ती B के साथ है, C की दोस्ती B के साथ है, तो B को C के करीब लिख दीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप लोग बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है तो इसलिए करना पड़ेगा। B की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू 11 है, तो ऐसे आपको करना होगा। देखिए जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, तो ये सब भरने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, सीधे आपको दिखाई देगा कि 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33 और 5 तिहाई 15। लेकिन आप पहली बार अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आप चाहता हूँ कि सारा चीज़ है यहाँ पे आप 3 भरेंगे, गुना कर देंगे। हमने क्या किया है, AC में दोस्ती है, AC में दोस्ती लिख दिया है, AC को लिख दिया है। उसके बाद BC में दोस्ती थी, तो B को हमने C के करीब लिख दिया है, और इस रेशियो को 5 रेशियो, B की जगह पे 5 और C की जगह पे 11 लिख दिया है। ये एक तरीका है। A की जगह पे आप 22 भर दीजिए, B की जगह पे आप 33 भर दीजिए और C की जगह पे आप 15 भर दीजिए। ये आपका आंसर है। AB की जगह पूछता है तो 22 15 भर दीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप C को बराबर कर लीजिए, C को बराबर कर लीजिए। C को देखिए 11 और ये है ना 3 है ना, तो 11 और 3 को आप 33 बना लीजिए, ठीक है ना। इसमें आप 11 से गुणा करके 33 बनाइए, इसमें 3 से गुणा करके 33 बनाइए, ठीक है। C यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। 11 से गुणा आपको इधर करना पड़ेगा और 3 का गुणा, रेशियो का रूल होता है कि इसमें यदि 3 से करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। A की जगह पे आप 22 लिख दीजिए, B की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 5 तिहाई 15 लिखेंगे, और C की जगह पे आप 11 तिहाई 33 लिखेंगे। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। AB 22 और 15 आ गया। इसको बेस बना के अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूं, उसको कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 1/4 की छूट दे करके भी क्रय मूल्य का 1/9 भाग का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 810 रुपया है तो अंकित मूल्य बताएं। और शॉपकीपर गिव्स 1/4 डिस्काउंट ऑन MRP and still gain 1/9 part of CP if CP is 810, find MRP। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे सस्ता मार्केट आपके नज़रों में कहां पे है, यदि मैं दिल्ली में पूछूं कि सबसे सस्ता मार्केट कहां पे है, तो आप मान लीजिए कि चांदनी चौक बोलते हैं, पहले क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, पहले समझिए शब्दों को। सबसे सस्ता मार्केट से आप 1000 रुपये का सामान खरीदा,
खरीदा का मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा 1000 रुपये का। इसको ले जाके आप बेचना चाहते हैं अपने गांव। यदि अपने गांव बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 1000 वाली वस्तु पे आप 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया आप लाभ लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि इसको बेचना चाहते हैं 300 रुपया लाभ लेकर के 1300 में बेचना चाहते हैं। तो आपके गांव में बहुत सारे लोग जान पहचान के होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो लोग बोलेंगे कि भाई तू 1300 में बेच रहा है, लेकिन मैं खास आदमी हूँ, इसलिए तुम मेरे को 1100 में दे दो, मेरे को 1200 में दे दो, कोई बोलेगा कि मेरे को आप 900 में दे दो। तो आप लोगों से मोल भाव से बचने के लिए आप यहाँ पे एक MRP चिपका दिया कि मैं 1700 का बेच रहा हूँ, लेकिन आप मेरे खास आदमी हैं, इसीलिए मैं आपको 1300 रुपया में दे दूंगा। तो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ कि आप ज़्यादा बोलेंगे, मोल भाव से बचने के लिए लोग मोल भाव कराएंगे भी, तो आप छूट भी दे सकते हैं और आराम से आप 1300 में बेच सकते हैं और यहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे ये कहाँ लाना चाहता है कि CP, SP और MRP को अपने दिमाग में सेट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछेगा। तो अभी तो मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझिए। CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और MRP क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला प्राइस, और यहीं से छूट मिलता है। छूट कितना मिलता है, 1/4 का। 1/4 का मतलब है कि 4 पे 1 रुपये का छूट। यदि MRP 4 है, पिछली क्लास में मैंने बता दिया हूं कि यहाँ पे 4 ही क्यों मानेंगे, क्योंकि 4 का 1/4 आसानी से निकलता है, 1/4 आसानी से निकलता है। यदि 4 रुपया बोलते हैं तो 1 रुपया छूट देके आप वस्तु को 3 में बेच देंगे। फिर भी लाभ हो रहा है 1/9 भाग की। 1/9 को समझिए कि 9 रुपये पर 1 रुपये लाभ हो रहा है। 9 का 1/9 1 होता है। 9 में वस्तु को आपने खरीदा होगा तो आप बेचेंगे 10 में। समझ में आया है कि नहीं? 9 में खरीदा है तो 1 रुपया लाभ लेके 10 में बेचेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आप भरिए, चाहे आपकी तो आदत हो चुकी है, 10 हो जाएगा ना, 9 3 27। यदि वस्तु को आपने दिल्ली में 27 रुपये का खरीदा है तो अपने गांव में ले जाके 10 तिहाई 30 में बेचेंगे। गांव वालों को आप 10 चौके 40 बोलेंगे। यदि खरीदने वाला प्राइस 27 है तो बेचने वाला प्राइस 30 होगा, लेकिन MRP अंकित मूल्य बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे आप 40। यदि क्रय मूल्य वास्तव में 810 है तो इसके नीचे 810 लिखेंगे। कितना गुना है? 27 तिया। ये 30 गुना है तो इसको आप लोगों को 30 गुना करना होगा, 1200 करना होगा। यानी 1200 में बोलेंगे, लेकिन खरीदा होगा आपने 810 में। 810 में खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना में? 900 में बेचेंगे। आपसे कुछ ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा था ये। आपका आंसर है 1200। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि A के चरणों में, A के बटे में B + C है 1/2। B के चरणों में, B के बटे में A + C है और 3/5 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि A, B, C की क्या वैल्यू होगी। इसको यूज करके लैंग्वेज बना के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे पहले तो आप इसको बनाना सीख लीजिए। देखिए A के चरणों में B + C 1/2 है, B के चरणों में A + C है 3/5 है। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि A की वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे 1। मैं पूछता हूं कि B की वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे 3। ठीक है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। यदि हम तीनों का टोटल पूछेंगे, A, B, C का टोटल, तो आप बोलेंगे 2 और 1 3 होता है। यदि मैं पूछता हूं कि यहाँ पे तीनों का टोटल कितना होगा तो आप बोलेंगे 5 और 3 8। यदि आप बताइए कि A + B + C 3 आ रहा है और BAC
BAC आपका 8 आ रहा है। ये यदि तीनों का योगफल करने पे बराबर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो सॉरी 5 3 8 है ना, यहाँ पे 5 और 3 8 है। तो तीनों का योगफल को यहाँ पे अलग, तीनों की योगफल यहाँ पे अलग आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटैक करना है। 3 और 8 का एलसीएम लेके आप पहले बराबर कीजिए। 3 में किस संख्या से गुणा करें कि ये 24 हो जाए? तो आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 में किस संख्या से गुणा करें कि 24 हो जाए? तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करना पड़ा है तो ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लीजिए। 8 से गुणा करना पड़ा है तो ऊपर नीचे आप 8 से गुणा कर लीजिए। देखिए इसे फायदा क्या हुआ, 8/16 को हम लोग 1/2 ही बोलते हैं, 3 तिहाई 9 और 15 को 9/15 को हम 3/5 ही बोलते हैं। ऊपर नीचे 8 से गुणा करने पे 1/2 ही है, ऊपर नीचे 3 से गुणा करने पे ये 3/5 ही है। लेकिन अब क्या करना है आपको, A की वैल्यू, B और C की वैल्यू टोटल आपने 24 माना है। A की जगह पे आप 8 कर दीजिए, A अकेला है 8 दे दीजिए, B यहाँ पे 9 दे दीजिए, 3 तिहाई 9 दे दीजिए, और जो बचा है ना उसको आपको C को देना होगा। देखिए 8 में 9 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में क्या जोड़ें कि 24 होगा, तो आपको 7 भरना पड़ेगा। ये 7 कैसे आया है? 8 और 9 17 को 24 में से घटाना होगा, 7 आएगा। तो ये तरीका होता है, कहीं भी क्वेश्चन इसको यूज करके पूछता है कि इसको यूज करके किसी भी चैप्टर में पूछ सकता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं कोई भी क्वेश्चन करवाते वक्त ये नहीं बोलूंगा कि कौन सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैथ सीखने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है। ठीक है, हम जितने भी आप कोई भी किताब आप लगाते हैं, कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर लगाते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। पहले हमारी 11 टाइप की ट्रेनिंग क्लास को आप देखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा, A, B तथा C मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। A की पूंजी B और C के पूंजी का, यहां पे आप B और C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A की पूंजी B और C दोनों के पूंजी का आधा है, जबकि B की पूंजी A और C के पूंजी का 2/5वां भाग है। 1 साल बाद कुल लाभ 840 का रहा है, तो C का लाभांश बताएं। A, B and C started a business in a partnership. A invest half of the capital of B and C together, while B invest 2/5 part of A and C together. After 1 year, total profit is 840. Find profit share of C. देखिए जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हमने बचपन में करा चुका हूं कि जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको जरूरत है कि A/B/C आप निकालें, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है हमारा कि A की पूंजी B और C के पूंजी का आधा है। A आधा है B और C का, तो 2 का आधा हमने कर दिया, B और C को हमने डबल दे दिया। B की पूंजी A और C के पूंजी का 2/5वां भाग है, तो 5 का 2/5 निकालेंगे ना तो 2 आएगा। अब इसको हल करने के लिए अभी आपको तरीका बताया था कि ABC तीनों का टोटल 3 आ रहा है, यहाँ पे ABC टोटल सम 5 और 2 7 आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों का टोटल दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो हम बराबर करने के लिए एक एलसीएम से मदद मांगेंगे। किस संख्या से गुणा करें कि 21 हो जाए? बिल्कुल सही, 7 से।
किस संख्या से गुणा करें कि 21 हो जाए? 3 से गुणा करेंगे। ऊपर नीचे 7 यहाँ गुणा हुआ है, तो इस रेशियो में भी आपको 7 से गुणा करना होगा। इधर 3 से गुणा किए हैं तो इधर 3 से गुणा करना होगा, ठीक है ना। a की वैल्यू हम लोग 7 देंगे, b की वैल्यू 3 दूनी, ये अकेला है ना, अकेला रहता है तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू अकेला है 7 लिख देंगे, b की वैल्यू 3 दूनी 6 लिख देंगे, और जो बचा है तीनों को कितना दिया है हमने? 21 दिया है। तो 7 6 13, 13 में क्या जोड़ें कि 21 हो जाए? तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा 8। 7 6 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तभी 21 होगा। और टोटल प्रॉफिट 21 की बजाय दे रखा है कितना? 840। 840 ये कितना गुना है? 40 गुना है। तो सी का लाभांश हो जाएगा 320 रुपया। ये 40 गुना है। पूछता कि ए का कितना होगा, तो 40 गुना करते, बी का कितना होगा तो 40 गुना करते, तो आंसर हो गया आपका 320। तो ये लैंग्वेज कहीं भी यूज कर सकता है, किसी भी चैप्टर में यूज कर सकता है, आपको समझना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके लिए जरूरी है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, आपकी स्पीड बनाने के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में को कम समय लगाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ए की कार्य करने की क्षमता बी और सी के कार्य करने की क्षमता का आधा है, जबकि बी की कार्य करने की क्षमता ए और सी के कार्य करने की क्षमता का 1/3 है। तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। बताइए अकेला ए, बी तथा सी कितने कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन है वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ द बी एंड सी टुगेदर, व्हाइल वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/3 ऑफ ए एंड सी टुगेदर। ऑल टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज alone B and C can finish the work। ठीक है, बातों को समझिए। A की कार्य करने की क्षमता B और C के कार्य करने की क्षमता का आधा है। देखिए कुछ भी गलत नहीं लिखा हमने। A की कार्य करने की क्षमता B और C का आधा हमने कर दिया। B की कार्य करने की क्षमता A और C का 1/3 है, तो हमने यदि 3 इसको देंगे तो 3 का 1/3 1 होता है। आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। 3 का 1/3 1 होता है। देखिए तीनों की कार्य करने की क्षमता हमारी 3 हो गई, यहां पे तीनों की कार्य करने की क्षमता हमारा 4 हो गया। देखिएगा तीनों की क्षमता एक जगह 3, तीनों की क्षमता एक जगह 4, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तीनों की क्षमता यहाँ पे जो होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए, तो बराबर हमें करना पड़ेगा। माना कि तीनों की क्षमता 12 है, माना कि तीनों की क्षमता ए, बी और सी की क्षमता 12 है। हमें ए, बी और सी की क्षमता बतानी है। किस संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 4 से करना पड़ेगा। किस संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए, 3 से करना पड़ेगा। इधर 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 3 से गुणा हो रहा है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ए की जो क्षमता हो गई वो हो गई हमारी 4। ए की क्षमता है 4, बी की क्षमता है 3। यहां पे क्या ऐसा भरे कि 12 हो जाए, तो हमें 5 भरना पड़ेगा। ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता अलग अलग निकल चुकी है। तीनों की क्षमता हमें 12 पता है। 12 की क्षमता से एक दिन में 12 काम होता है, तो 15 दिन में काम समाप्त होता है। यदि 15 दिन में टोटल काम होगा
तो 15 से 12 से गुणा करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा हमारा 180। 180 कैसे आया है? 12 इंटू 15 करने के बाद 180 टोटल काम हो गया। जब आप वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने की क्षमता से कितने दिन में काम हुआ, ये टोटल वर्क होता है। 180 हम लोग ए से करवाएंगे तो ए की क्षमता है 4, अकेला ए करेगा हमारा 45 दिन में। अकेला बी करेगा हमारा, बी की क्षमता 3 है तो ये करेगा 60 दिनों में। सी करेगा 180, सी की क्षमता है 5, ये करेगा हमारा 36 दिनों में। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछला क्वेश्चन पार्टनरशिप का बोला था, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से बोल दिया। रेशियो में क्वेश्चन बनेगा, परसेंटेज में बनेगा, तमाम जगहों पे बन सकता है ये क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज सिखानी है, उसको सीखिए। 612 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का धन कुल धन का, ए का धन कुल धन का, पीछे दोनों वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि ए का धन बी और सी के धन का था, लेकिन इस बार क्या था कि ए का धन कुल धन का 1/3 मिले, जबकि बी को उतना ही मिला जितना ए और सी को मिला। सी का धन बताएं। 612 रुपीज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 1/3 ऑफ टोटल सम while B gets equal sum of A and C together, find the share of C। देखिए थोड़ी सी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, अरेंजमेंट मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सेंस हमारा वही निकलेगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा क्वेश्चन है ना, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप अपने तरीके से भी दिमाग लगा के कर सकते हैं, लेकिन हमें जो बताना है उसको बता रहा हूं। ए का जो धन है ना, वो कुल धन का 1/3 मिला है, कुल धन का 1/3, यानी सीधा सीधा 1/3 इनको मिला तो 2/3 इनको मिला होगा। समझ में आया? देखिए मैंने ये नहीं बोला है कि ए का धन बी और सी के 1/3, हमने कुल धन का 1/3 बोला है। तो कुल धन का 1/3 यदि इसको देंगे तो 2/3 इनको देना होगा। एक टोटल धन है, 1/3 आपने दे दिया तो 2/3 बच गया। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया तो ये अनुपात हुआ 1/2। यही मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, बी को उतना ही मिला जितना ए और सी को मिला, यानी कि 1:1। 1:1 का मतलब है कि जितना इनको मिला है उतना ही बी को मिला है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी को उतना ही मिला जितना ए और सी को, तो रेशियो जो बनेगा 1:1। देखिए यदि इसको 3 मिला तो इनको भी 3 मिला, इनको 10 मिला तो इनको 10 मिला, यानी कि रेशियो जब बनाएंगे ना तो 1:1 ही होगा। अब आपको क्या करना है, तीनों का धन यहाँ पे 3 हो गया, तीनों का धन यहाँ पे 2 हो गया, तो आप एलसीएम लेके बराबर कर देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है पिछले क्वेश्चन की तुलना में। किस संख्या से गुणा करें कि 6 हो जाए? 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर लीजिए। किस संख्या से गुणा करें कि 6 हो जाए? 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, रेशियो बना लीजिए, ए बी सी बना लीजिए। देखिएगा ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए अकेला है, इसको आप 2 दे दीजिए। बी यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे दे दीजिए 3 दे दीजिए। और तीनों को कितना माना है आपने? तीनों को माना है आपने 6, तीनों को 6 माना है ना, 6 माना है। तो यहाँ पे ऐसा क्या भरें कि 6 हो जाए? 2 3 5, क्या भरें कि 6 हो जाए? बिल्कुल करेक्ट, 1 भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 भरेंगे। अब 6 की वैल्यू दे रखा है कितना? 612, तो यहाँ पे 612 यदि लिखेंगे तो ये कितना गुना है? 6 × 6 = 6 × 2 = 12।
102 गुना है तो C का जो धन होगा 102 गुना अर्थात 102 होगा। पूछेगा कि इतना इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो 102 से गुना करना पड़ेगा। तो ये देखा कि हमने एक जो कॉन्सेप्ट लिया था A बटे में B, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पे 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिया। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे कराना नहीं था, बस ऐसे फालतू में करा दिया। इसका यूज बार बार आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर में मिलेगा। जो भी हम ट्रेनिंग के टाइप नंबर 1 में करा रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कितनी आएगी देखते हैं। तो आपको सारी में ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी मैथमेटिक्स में मिलेगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, A का 2 गुना धन बराबर है B के 3 गुने धन के, जो कि बराबर है C के 5 गुने के। इस क्वेश्चन को आपको हमने 2 राशियों में भी करा चुका हूं। मैंने बताया था, याद कीजिए, इसका मैं सरल तरीका भी बताता हूं, लेकिन आसान तरीका, ये भी आसान तरीका देखिएगा। बचपन में मैंने बताया था कि A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है, तो यहाँ पे A रेशियो B 3:2 होगा। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था कि जब बराबर लगा रहेगा तो ये 3:2 होगा। क्यों होता है मैंने ये भी बता दिया है। यहाँ पे BC की वैल्यू क्या होगी, BC 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस पड़ोसी को हम लोग यहाँ भरते हैं और इस पड़ोसी को हम लोग यहाँ भरते हैं। A की वैल्यू, A को हम लोग 15 देना पड़ेगा, B की को हमको 10 देना पड़ेगा और C को हमको 6 देना पड़ेगा। देखिए बातों को समझिए, क्या इसका मतलब हुआ कि A को 15 देंगे ना तभी 2 गुना मिलके, और C को 10 देंगे ना तभी 3 गुना मिलके, और C को 6 देंगे तभी 5 गुना मिलके सब बराबर हो जाएगा। देखिए 15 दूनी 30 हो गया, B का 3 गुना 30 हो गया और C का 5 गुना 30 हो गया। यानी कि A, B और C को हमें 15, 10 और 6 के अनुपात में देना होगा। देखिए ये तरीका हमने पहले बता चुका हूँ, एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे आसान तरीका, A का 2 गुना, B का 3 गुना और C का 5 गुना है, तो आपको क्या करना है समझिए। A को निकालना है ना, A को निकालना है, A की वैल्यू, तो 5 और 3 का गुणा कर दीजिए। यदि आपको B का निकालना है ना, B का निकालना है तो 5 और 2 का गुणा कर दीजिए, और यदि C का निकालना है तो यहाँ पे 3 दूनी 6 कर दीजिए, ठीक है। और यही आपका आंसर है, 15, 10 और 6, 15, 10 और 6। A का निकालना है, 5 तिहाई 15 कर दीजिए। B का निकालना है, 5 दूनी 10 कर दीजिए। C का निकालना है तो A और B के कोफिशिएंट को गुणा करना होगा। A का निकालना है तो BC का कोफिशिएंट को गुणा कर दीजिए, जल्दी से निकल जाएगा। अब इसको यूज करके हम किसी भी चैप्टर में इसको शामिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके आधार पे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 4 आम का भाव 5 केले के बराबर है। 3 केले का भाव 7 केले के, 3 केले का भाव 7 संतरे के बराबर है। एक आदमी 1440 रुपया में 24 सेव खरीदता है। एक आम का भाव बताना है। अभी बताता हूं। द प्राइस ऑफ 4 मैंगो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 5 बनानास। द प्राइस ऑफ 3 bananas is equal to price of 7 apples. A man purchased 24 apple in rupees 1440. Find the price of 1 banana, 1 mango. देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है वही यूज होगा, लेकिन आपको आम, बनाना और एप्पल के प्राइस का अनुपात आपको पता होना चाहिए। प्राइस निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन करता हूं। 4 आम खाने की क्षमता रखते हैं। आम का प्राइस ही नहीं पता है कि 4 आम किस भाव से खाया। समझ में आ, किस भाव से खाया है नहीं पता है। उतना ही आपने खाया 5 बनानास, 5
केला खाया आपने, तो मैंगो और बनाना के प्राइस का अनुपात 5:4 होगा या नहीं, आप बताएंगे, क्योंकि आपने पीछे के कॉन्सेप्ट में यही बताया हूं, कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। पहले तो ये जानिए कि 4 आम का भाव 5 केले के बराबर है, तो महंगा कौन है? हाँ, महंगा कौन है? आम ही तो महंगा होगा, क्योंकि आम मिल रहा है 4, तो 5 के भाव से मिलेगा। 5 केला यानी कि 4 के भाव से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा दे रखा है स्टेटमेंट, 3 केले का भाव 7 सेव के बराबर है, यानी 3 बनाना का भाव 7 एप्पल के बराबर है, तो बनाना और एप्पल में, एप्पल है यहाँ पे, एप्पल में 7:3 का अनुपात होगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बहुत बढ़िया। 7 5 35 का मैंगो मिलता है, एक मैंगो 35 रुपये का है, तो 7 5 35, एक बनाना 28 रुपये का मिलता है, तो एक सेव आपको 4/12 में मिलता है। ये प्राइस का अनुपात है। एक आम 35 रुपये का, तो एक बनाना 28 रुपये का, तो एक सेव 12 रुपये का। लेकिन वास्तव में दे रखा है कि 1440 रुपया में 24 सेव मिलता है, तो इसको भाग दीजिएगा, 24 छक्का 144 होता है। एक सेव का भाव 60 रुपया आया है, तो उसके हिसाब से मैंगो कितना का मिलना चाहिए? देखिए, एक सेव का भाव 60 यदि यहाँ पे रखेंगे, तो मैंगो को कितना करने पड़ेगा? 5 गुना है ना, तो इसको 5 गुना करेंगे। 5 5 25, 5 15 2 17। यदि एक सेव 60 का है, तो एक मैंगो 175 का है। इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं 4 रेशियो में, और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, सब आपके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे, आपके स्पीड को इम्प्रूव करेंगे, और इससे बढ़िया तरीका नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आप जो भी क्वेश्चन किए हैं वो या तो 2 लोगों में था या तो 3 लोगों में था। सबसे पहले हमने बेसिक बताया और उसके आधार पे हमने लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन कराया। उसी प्रकार से ये बेसिक है, 4 लोगों को कैसे रेशियो बनाते हैं, और इस पर जितने भी क्वेश्चन हमने 2 लोगों में और 3 लोगों में बोला है, वो सारे क्वेश्चन 4 लोगों में भी बोले जा सकते हैं। इसीलिए इसको बेसिक को समझिए, और इस पे आया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट उठाएंगे। ध्यान से देखिएगा। AB में अनुपात है 2:3 है। उसके बाद BC में अनुपात है आपका 5:7। तो ऐसे लिख लीजिए, AB लिख लीजिए पहले, उसके बाद BC लिख लीजिए, उसके बाद CD 2:1 लिख लीजिए, ठीक है ना। CD में आप 2:1 लिख लीजिए, उसके बाद ऐसे आप लगा दीजिए। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। 2 5 10 दूनी यहाँ पे 20 लिख देंगे, लेकिन चीज़ें 2 5 10 30 लिख देंगे, लेकिन अभी आप शुरुआत में हैं, इसीलिए हम सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे 3 भर, देखिए इस पड़ोसी को आप यहाँ भेज देंगे और इस पड़ोसी को आप यहाँ भेज देंगे, यानी पहली लाइन वाला पड़ोसी 2 स्थान पे भर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। दूसरी लाइन वाला पड़ोसी, ये बगल वाला पड़ोसी यहाँ भर देंगे और 7 को यहाँ भर देंगे। ये 2 यहाँ चला आएगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? हमने टाइप 3 रेशियो जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि यदि आप यहाँ पे, चलिए फिर से बताता हूँ, 2 5 10 दूनी यहाँ पे 20 करना पड़ेगा, 2 5 10 तिहाई यहाँ पे 30 करना पड़ेगा, 2 7 14 तिहाई 42 करना पड़ेगा, और 7 तिहाई 21, और यही आपका आंसर है। यदि ये कटता है तो काट लेंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। यही आपका रिजल्ट है। इस पड़ोसी को क्यों भरते हैं आप समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से था। मेरा मिटाने वाला कहाँ चला गया? चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, है ना। आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए, यदि हम इस C और D को भूल जाएं,
यदि 5 से इसमें गुणा हुआ है तो यहाँ 5 भर के कोई गुणा किया क्या हमने, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो इधर 5 को करके इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इधर 3 से गुणा हुआ है तो साथ में भी 3 से गुणा करके हम कोई गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इधर से गुणा करेंगे, 2 से इधर गुणा हो रहा है ना, या 3 से इधर गुणा हो रहा है तो 3 से आपको 2:1 में भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि साथ में 2 से गुणा हुआ है, 3 से गुणा हुआ है तो 3 से तो 5 में गुणा हुआ है, इधर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो दिमाग लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा 2 5 10, 2 20 हो जाएगा, 5 2 10 33 हो जाएगा, 2 7 14 42 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। बाकी तरीके कई होते हैं लेकिन ये बेस्ट तरीका है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आधार पे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बोलता हूँ, टाइप नंबर 3 में या 2 में 1 2 अच्छे क्वेश्चन बोल दूंगा। यहाँ पे मैं 34वां क्वेश्चन, मैं एक अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ जो कि एग्जाम में आया हुआ होगा। देखिएगा, यदि 9 आम की लागत मूल्य उतनी ही है जितनी 5 संतरों की लागत है, 5 संतरों की लागत उतनी ही है जितना 3 सेवों की, 4 सेवों की लागत उतनी ही है जितना 9 अनासों की। यदि 3 अनास की लागत मूल्य 48 रुपया है तो 1 आम की लागत बताएं। द प्राइस ऑफ 9 मैंगो इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। द प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स। द प्राइस ऑफ 4 एप्पल्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 9 पाइनएप्पल्स। इफ द प्राइस ऑफ 3 पाइनएप्पल इज 48, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 मैंगो। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिएगा, यदि हमें क्वेश्चन करना होता ना तो मैं ऐसे करता, मैंगो और संतरे का अनुपात, प्राइस का अनुपात निकालता। तो देखिए अभी आपको सिखा रहा हूं इसीलिए मुझे ये वाली स्टेप लिखने की पड़ रही है। 9 आम का लागत मूल्य, 9 आम का लागत मूल्य उतना ही है जितना 5 संतरों की, 5 संतरों की। तो प्राइस का अनुपात, देखिए मैंगो का भाव ही नहीं पता है, ऑरेंज का भाव ही नहीं पता है, लेकिन ये बात आपको पता है कि मैंगो और ऑरेंज का जो प्राइस का अनुपात होगा वो 5:9 होगा। तो प्राइस का अनुपात 5:9 आप यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि 5 संतरों की लागत उतना ही है जितना 3 सेवों की। तो 5 ऑरेंज उतना ही है जितना 3 सेवों की, 3 एप्पल लिख दीजिए। तो एप्पल, ऑरेंज और एप्पल में 3:5 का अनुपात होगा, 3:5 का अनुपात होगा कि नहीं होगा बताइए। जो लास्ट वाली लाइन है, 4 सेवों की लागत उतना ही है जितना 9 अनासों की। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। तो एप्पल और पाइन एप्पल में 9:4 का अनुपात होगा। ये कब होता है? जब 20 में बराबर लगा रहता है तभी। जब धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, नोट्स का रिवीजन करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी। और जो टाइप नंबर 1 में हम लोग लगभग 1.4 तक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 1 पूरी मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ध्यान से देखिएगा, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 27 5 135 भरना पड़ेगा, 9 27 × 9 यहाँ पे भरना पड़ेगा, 9 5 45 9, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आप 9 भरना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 9 भरना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 5 भरना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 भरना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 9 भरना पड़ेगा, यहाँ पे 9 3 27 9 भरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि 9 से गुणा इधर भी हो रहा है, 9 से गुणा इधर भी हो रहा है, 9 इसमें भी चिपका हुआ है, 9 इसमें भी चिपका हुआ है। तो इसको गुणा करने की बजाय 9 को पहले ही हम लोग हटा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। इस 9 से गुणा हुआ है ना, तो 9 को गुणा इधर मत करिए, 5 तिहाई 15 कर दीजिए, ठीक है। 5 तिहाई 15 कर दीजिए। इधर 9 से गुणा की बजाय आप यहाँ पे 27 कर दीजिए। 9 5 45, 9 की बजाय 45 ही लिख दीजिए, ठीक है ना। 4 5 20 लिख दीजिए। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, यदि आप इसमें 9 से गुणा करते ना तो फिर आपको 9 से काटना पड़ता,
समझ में, जैसे मैं मान लीजिए 29 27 25 135 लिखूँ तो फिर इसको 9 से काटते ना तो 15 ही आता। इधर 27 नवा जितना भी होता होगा उसको 9 से काटते तो 27 आता। ठीक है, 5 के 20 नवा 180, 180 को 9 से काटते तो 20 आता, इसीलिए हमने 9 को हटा दिया है। लेकिन अब इस रेशियो को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यदि एक आम 15 रुपये का मिलता है तो एक संतरा 27 रुपये का मिलता है, एक सेव हमारा 45 रुपये का मिलता है, तो एक पाइनएप्पल हमारा 20 का मिलता है। ठीक है, ये रेशियो है। क्या है ये? रेशियो है। यदि हम इसको 40 करेंगे ना तो इसको हमें 30 करना पड़ेगा, ये रेशियो है। लेकिन वास्तव में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी 48 रुपया में 3 अनानास खरीदता है, 48 रुपया में 3 अनानास मिलता है, 48 रुपया में 3 अनानास मिलता है तो एक अनानास 16 रुपये का मिलेगा। समझ में देखिए, 48 रुपये में 3 अनानास मिलता है तो एक अनानास तो 16 रुपये का मिलेगा। तो पाइन एप्पल 20 का नहीं है, 16 का है। 20 से छोटा है तो ये भी 15 से छोटा रहा होगा। बातों को समझिए। अब हम कैसे जानेंगे कितना गुना है? ये मान लीजिए 40 होता तो 40 में को 20 से भाग दे के हम लोग 2 गुना निकालते, तो यहाँ पे तो 16 दे रखा है तो 16 में 20 से भाग देंगे तो ये 4/5 गुना होगा। तो 15 को भी क्या करना पड़ेगा? 4/5 करना पड़ेगा। 15 को 4/5 करेंगे ना तो 12 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। एग्जाम पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा टारगेट था कि जो पहले हमने 4 लोगों का रिलेशन निकालना सिखाया उसको यूज करना लैंग्वेज के रूप में। तो 4 लोगों में यही एक क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा, अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी है, जितने भी क्वेश्चन हमने 2 लोगों में 3 लोगों में कराया हूँ वो सारे के सारे 4 लोगों में भी बन जाएंगे। हम लोग चैप्टर में देखेंगे।